वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि रिलेट करता है ग्रुप 3A और 4A के एलिमेंट से। तो हम प्राइमरीली ग्रुप 3A के एलिमेंट्स को पहले देखेंगे और इनके बारे में एक जनरल से पहले ओवरव्यू स्टडी करेंगे कि ग्रुप 3A में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और इनके जनरल करैक्टरिस्टिक्स। तो बेसिकली जो ग्रुप 3A के एलिमेंट्स हैं और 4A के एलिमेंट्स भी, लेकिन हम क्योंकि 3A की बात करेंगे तो इसलिए 3A से स्टार्ट करते हुए ये P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इनका जो वैलेंस शेल है वो P सब शेल में कंप्लीट होता है और इनमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके नेम है बोरॉन, फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 3A बोरॉन। सेकंड मेंबर इज aluminium. Third member is gallium. Then it's indium and then it's thallium. So these are the members of group 3A of the periodic table. यहाँ अगर हम इनके एटॉमिक नंबर्स को देखें तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, ये फर्स्ट मेंबर है, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 3A। तो इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें 1s2 2s2 and 2p1, so it has one electron in its valence shell। तो ये इस तरह से हमारे ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एलुमिनियम है, एलुमिनियम का अगर एटॉमिक नंबर देखें, इम्पॉर्टेंट मेटल है, बहुत इम्पॉर्टेंट। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 13 है एलुमिनियम का। एटॉमिक नंबर इसका 13 है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p4 10 12 and 13 1। अगेन इट हैज़ वैलेंस, इसका जो वैलेंस शेल है वो 3 है, लेकिन जो सब शेल है वो p है। यहाँ भी वैलेंस शेल 2 है लेकिन सब शेल p है, इस वजह से इनको p ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। बोरॉन और एलुमिनियम जो हैं ये मोर एबंडेंट हैं, जबकि गैलियम नेचर में अगर एग्जिस्टेंस की बात करें तो एलुमिनियम जो है ये थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है अर्थ की क्रस्ट में, जबकि बोरॉन भी पाया जाता है डिफरेंट कंपाउंड्स में की फॉर्म में। लेकिन जो गैलियम, इंडियम और थैलियम हैं ये लेस एबंडेंट हैं, रेडियो एक्टिव भी हैं और बाई प्रोडक्ट्स हैं रेडियो एक्टिव डिकेज की। जनरल करैक्टरिस्टिक्स डियर स्टूडेंट्स अगर देखें इनके हम इन ग्रुप 3 के एलिमेंट्स के, तो ये याद रखिएगा कि ये मेटलॉइड्स हैं प्राइमरीली, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ लाई करती हैं इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एट लार्ज। मेटालिक करैक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करता चला जाता है। उसकी वजह यह है कि जितना स्मॉल साइज़ का एटम होगा उतना ही डिफ़िकल्ट होगा उसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना, और जब इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा यानी हायर आयोनाइजेशन एनर्जी होगी तो मेटालिक करैक्टर डेफिनेटली कम होगा, यानी कैटायन फॉर्म करने की सलाहियत जितनी कम होगी उतनी वो मेटालिक करैक्टर कम है। तो बोरॉन जो है वो लीस्ट मेटालिक है। और एज वी मूव डाउन द ग्रुप इट increases metallic character. Aluminium is a very strong metal, thallium is a very strong metal, aluminium, indium, thallium, they are all good metals। सेकंड बात हम इनकी करेंगे, अगर ये मेटलॉइड्स हैं तो फिर ये इनकी रिएक्टिविटी की, तो इनकी रिएक्टिविटी का जनरल मोड जो है वो
आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स है। बशमूल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन। तो ये कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करने की सलाहियत रखती हैं। जितना स्मॉल साइज्ड एटम होगा, जैसे कि बोरॉन है, तो इसके जो कंपाउंड्स की नेचर है वो होगी कोवलेंट। जैसे कि बोरॉन का एक हैलोजन के साथ ये ट्राईफ्लोराइड्स फॉर्म करती है, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। तो ये कोवलेंट नेचर के कंपाउंड्स हैं। इनमें आयनिक करैक्टर कम होगा, और यूं आप डाउन द ग्रुप चलते चले जाएंगे तो ये एलुमिनियम का कंपाउंड है, क्लोरीन हैलोजन के साथ ही एलुमिनियम क्लोराइड। दिस हैज़ मोर आयनिक करैक्टर दैन बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। एक तो आयोनाइजेशन आसान है, और फिर वो +3 आयनिक स्टेट में इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो वायबल है, जबकि बोरॉन के आयंस जो हैं ये अनस्टेबल होते हैं। इसलिए इसका जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है वो कोवलेंट है। आप कह सकते हैं कि जो हम डाउन द ग्रुप चलते चले जाएंगे तो आयनिक नेचर ऑफ बॉन्ड्स विल इंक्रीज और कोवलेंट नेचर डिक्रीज करेगी। तो आयनिक और कोवलेंट हम कहेंगे। फिर कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करने की सलाहियत है। कॉम्प्लेक्स जो है एक मेगा स्ट्रक्चर होता है। अब ये अगर हम बोरॉन की ही बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में हमें नेचर में मिलता है Na2B4O7, और ये हाइड्रेट है तकरीबन 10 पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ। सो दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स। इसमें बहुत सारे एटम्स इन्वॉल्व हैं, और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है सोडियम बोरॉन ऑक्सीजन का, इंक्लूडिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस। तो ये कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करने की सलाहियत इनमें इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये परकोलेट कर जाते हैं इन इंटरस्टाइसिस में या वेकेंट स्पेसिस में। तो जब ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं या वेकेंट स्पेसिस में किसी भी सब्सटेंस की घुस जाने की सलाहियत रखते हैं, तो फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की एबिलिटी खुद ब खुद बढ़ जाती है। हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मेटलॉइड्स हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरिएबल है। दे कैन शो ऑक्सीडेशन नंबर्स इन पॉजिटिव, इन नेगेटिव। जो ग्रुप नंबर है वो तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा ही, प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी। इसके अलावा +1 में भी आपको ये मिलते हैं, +5 में भी मिलते हैं। तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो वेरी करती है। ये बोरॉन ट्राईफ्लोराइड है, इसमें अगर देखें तो बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपको मिलेगा +3। इसी तरह से एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड है Al2O3। ये एक इम्पॉर्टेंट ओर है जिससे एलुमिनियम एक्सट्रैक्ट की जाती है। यहाँ पे अगर एलुमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो Al2 प्लस ऑक्सीजन इज़ -2 हेयर, सो -2 × 3 इज़ गोइंग टू बी -6। इक्वेट करेंगे 0 से क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है, तो Al2 बिकम्स एज, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, Al2 इज इक्वल टू +6 एंड फॉर ईच एलुमिनियम एटम इट्स गोइंग टू बी 6/2 +3। सो +3 तो इनकी जनरल ऑक्सीडेशन नंबर है। क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की सलाहियत अपने वैलेंस शेल से रखते हैं ताकि इनका ऑक्टेट इनको स्टेबिलिटी हासिल हो जाए। अब बोरॉन है, एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 and 2p is 1, so this is incomplete. So boron has a tendency to lose 3 electrons, but it also has a tendency to accept 3 electrons. तो अगर ये एक्सेप्ट कर लेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स तो इसका ऑक्टेट बहरहाल कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन ये क्योंकि मेटलॉइड्स हैं इसलिए इनकी इंटरेक्शन मेटल्स के साथ भी रहेगी, नॉन मेटल्स के साथ भी रहेगी। जब ये मेटल्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो फिर ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है नेगेटिव में शो करेंगे, क्योंकि मेटल्स
जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में शो करती हैं। वजह क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। अब यहाँ पे जब इसको अगर हम एक एसिड में देखें H3PO3, ये बोरिक एसिड है या ऑर्थोबोरिक एसिड है, तो यहाँ पे ये 3 एटम्स इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे H3BO3 है, सॉरी, ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3। यहाँ पे अगर देखें तो फिर यहाँ पे +1 फॉर हाइड्रोजन, 3 एटम्स। बोरॉन का फाइंड करते हैं, ऑक्सीजन इज़ -2 और 3 एटम्स। न्यूट्रल एटम है, सब्सटेंस है, तो 0 से इक्वेट कर दें। 3 + B -6 इज़ इक्वल टू 0। 3 - 6 इज़ गोइंग टू बी -3 बोरॉन के लिए। और फिर बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ भी आया +3। तो यूजुअल ऑक्सीडेशन नंबर आपको इनका +3 में ही मिलेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटर कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन की या ऐसे कंपाउंड्स की जिनमें मैनी एटम्स या सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे फिर ये क्योंकि लीजेंड्स के बाद आती है, लीजेंड्स की, कॉम्प्लेक्सेस की, तो वहाँ फिर ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स शो करने की सलाहियत भी रखते हैं, क्योंकि उसमें मेटल्स भी इन्वॉल्व होती हैं, नॉन मेटल्स भी इन्वॉल्व होती हैं। तो फिर ये हस्बे ज़रूरत मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टरिस्टिक विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करने की सलाहियत रखते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हाइब्रिडाइजेशन की भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें। तो जब S और P हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें मिले, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिसमें S करैक्टर भी हो और P करैक्टर्स भी हो, यानी SP ऑर्बिटल्स हमें मिले, sp2 नेचर के हों या sp3 नेचर के हों, तो वहाँ पे भी फिर वेरिएबल, वहाँ पे फिर हम कोवलेंसी की बात करते हैं। तो कोवलेंसी जो है फिर वो कोवलेंसी का जो नंबर है, कोवलेंसी का यानी बॉन्ड फॉर्मेशन की सलाहियत का, कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करने की सलाहियत का, वो भी फिर जो है वो वेरी करता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। ये कोवलेंसी का लफ्ज़ मैं इधर लिख रहा हूँ, कोवलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइब्रिडाइजेशन। तो वहाँ पे भी फिर इनके नंबर्स जो हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक लॉस एंड गेन वेरी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात हम करेंगे। तो यहाँ पे ये बात याद रखने वाली है कि जनरल ऑक्सीडेशन नंबर +3 है विद, क्योंकि ये मेटल्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सकती हैं। लेकिन जब लीजेंड्स की बात आएगी, कॉम्प्लेक्सेस की बात आएगी, हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात आएगी, फिर इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं वो वेरी करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। जितना भी स्मॉल साइज एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। बोरॉन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज़। और फिर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज़ करती जाती है डाउन द ग्रुप। जो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है, जनरल ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में भी यही है कि फिर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज़ करती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज़। द एटम बिकम्स relatively unstable and it finds it's difficult to control its whole nuclear cloud. आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी स्मॉल साइज एटम की ज़्यादा होती है। सो बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम है इस ग्रुप में, और फिर ये डिक्रीज़ करती जाती है एज यू मूव डाउन द ग्रुप। तो डिक्रीज़ करने की वजह आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि जो एटॉमिक साइज़ है वो एक्सपेंड करता जाता है। और फिर एक और भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, जो 3A के एलिमेंट्स में हमें कंसीडर करना पड़ेगा, वो d ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट भी है। तो d ऑर्बिटल्स भी जब हम डाउन द ग्रुप जाते जाते हैं तो इन्वॉल्व हो जाते हैं d इलेक्ट्रॉन्स या d ऑर्बिटल्स। तो d ऑर्बिटल्स फिर एक मज़ीद नया एट्रीब्यूट असाइन करते हैं और उसकी वजह से और वेरिएशंस आती हैं प्रॉपर्टीज़ में, जिसमें आयोनाइजेशन एनर्जी का भी डिक्रीज़ करना है, क्योंकि जो साइज़ एक्सपेंड करता जाएगा, जो शील्डिंग है
ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स और नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स। इनर इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग आ जाएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजीली रिमूव होते चले जाएंगे, तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। और रीज़न है शील्डिंग इफ़ेक्ट। ये जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है ये इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता चला जाता है, एटम्स का एटॉमिक साइज़, सब्सटेंसेस के एटम्स का, तो वहाँ पे फिर जो है इनर शेल्ड इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग की वजह से जो न्यूक्लियस की होल्ड है वो कम होती चली जाती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। दूसरा फिर जब डी इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसा कि अभी बताया, तो डी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इनकी आपस की रिपल्जन मज़ीद इंक्रीज़ करती चली जाती है जो न्यूक्लियस का एटम का साइज़ एक्सपेंड करता है। और जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी शील्ड करने की कैपेसिटी एस और पी से कम है अपने नेबरिंग ऑर्बिटल को, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं। एंड रिज़ल्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होता चला जाता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो ये लव फॉर इलेक्ट्रॉन्स है। जिस भी एलिमेंट की या स्पीशी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी उसकी ज़्यादा होगी। यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को रेडिली अपने मदार में या ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करने की, लेने की सलाहियत रखता है। और फिर जब रेडिली इलेक्ट्रॉन को अपने मदार में एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है तो एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज़ होगी। तो और हमें जो रिएक्शन है वो मोर एक्सोथर्मिक होगा, यानी एनर्जेटिकली फेवरेबल होगा। तो फिर इस तरह अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें एनर्जी लॉस और गेन की, तो फिर ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी जब हम किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड ऑन करेंगे, और एनर्जी का रिलीज़ कम होता जाएगा जो इलेक्ट्रॉन लव फॉर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ करती चली जाएगी। तो इस तरह से इस चीज़ को देखा जा सकता है। बोरॉन shows high affinity for electrons and it involves release of lot of energy when electron is added to its valence shell। फिजिकल एट्रीब्यूट्स में अगर हम इसकी बात करें, अकरेंस की करेंगे। अकरेंस की अगर बात करें हम स्पेसिफ़िकली बोरॉन और एलुमिनियम की बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये अवेलेबल हैं हमारी अर्थ में, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि जो थेलियम, इंडियम और तीसरा गैलियम है, ये मैंने आपको बताया है कि बाई प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट रेडियोएक्टिव प्रोसेसेस की। इनका लाइफ टाइम या हाफ लाइफ बहुत कम है, तो इसलिए इनकी स्टेबिलिटी कम है और ये जल्दी कोलैप्स या डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। इसलिए हम इनको जनरली नहीं देखते या स्टडी करते। बोरॉन और एलुमिनियम की बात करते हैं, और इनकी जब अकरेंस की बात करते हैं तो बोरॉन को नेचर में आपको बोरॉन मिलेगा बोरेट्स की फॉर्म में, यानी कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्म में, और जनरली आपको ऑक्सीजन उसमें इन्वॉल्व होगा और मेटल भी इन्वॉल्व होगी। ऑक्सी बोरेट्स कहते हैं। ऑक्सीजन इज़ वन ऑफ द कोलैबोरेट्स ऑफ बोरॉन। अब इसकी मिसाल अगर देखनी है तो सोडियम बोरेट की भी बात की थी, Na2B47 with 10 waters of crystallization, दिस इज़ बोरेक्स, जिससे जो एक और है इसका बोरॉन का। तो यहाँ पे आप देखें तो सोडियम है, मेटल, बोरॉन है, ऑक्सीजन है और 10 वाटर्स हैं, तो ये बोरेक्स कहलाता है।
ऑक्सीबोरेट, वन ऑफ द ऑक्सीबोरेट। इसके बाद एक और ऑक्सीबोरेट अभी डिस्कस किया है थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्टेक्स्ट में, H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड है। ऑर्थोबोरिक एसिड ये भी, इसमें भी ये भी वन ऑफ द नेचुरल मोड्स ऑफ एग्जिस्टेंस है बोरॉन का, जहाँ से आप बोरॉन को हासिल कर सकते हैं, सोर्सेज ऑफ बोरॉन है। इसके बाद अगर एलुमिनियम की बात करें तो एलुमिनियम आपको सिलिकेट्स, नेचर में सिलिकेट्स की फॉर्म में मिलेगी। वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स है ऑफ आवर अर्थ्स क्रस्ट, ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद। तो ये आपको जनरली सिलिकेट्स की फॉर्म में मिलेगा। कुछ मैं नाम लिखता हूँ। सिलिकेट्स में जनरली सिलिकॉन इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। इनकी ऑक्सीडेशन नंबर्स वेरी कर सकते हैं डिफरेंट सिलिकेट्स में, जैसे कि यहाँ पे फेल्सपार है, इसका नाम हम सुनते हैं। ये पोटाशियम एलुमिनियम सिलिकेट है, इसमें पोटाशियम भी इन्वॉल्व है, एलुमिनियम भी इन्वॉल्व है, Si3O8। तो ये एक कॉम्प्लेक्स है, मिनरल है, कॉम्प्लेक्स है। मीका की बात करें, मीका की, ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, पोटाशियम इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, एलुमिनियम इन्वॉल्व है और SiO43 ये भी सिलिकेट आ गया। फिर ऑक्साइड्स की फॉर्म में भी मिलता है। सिलिकेट्स के साथ साथ हम ऑक्साइड्स को भी एलुमिनियम के कॉन्टेक्स्ट में भूल नहीं सकते। ऑक्सीजन दोनों का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपको एलुमिनियम जो है Al2O3 और बाज़ केसेस में साथ कुछ वाटर्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी मिल जाएंगे, 2 वाटर्स। तो ये दोनों एलुमिनियम के सोर्सेज हैं और इनको बॉक्साइट कहा जाता है। ख़ास तौर पे जब वाटर की ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो तो बॉक्साइट कहलाता है। और ये एलुमिनियम का एक इम्पॉर्टेंट और है एलुमिनियम ऑक्साइड। हम पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बोरॉन की बात करें बाकी ग्रुप मेंबर्स से, तो जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो बेरिलियम है ग्रुप 2 की, वो और लिथियम जो है ग्रुप 1 की, वो डेविएशन शो करती है जनरल पैटर्न से उस अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप के। यहाँ जो है बोरॉन वो एक यूनिक डेविएशन शो करता है फ्रॉम द नॉर्मल, और गेन उसकी वजह इसका एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ है। तो पहली डेविएशन तो एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ है, यानी बाकी मेंबर से ये छोटा है। इसकी एटॉमिक नंबर जो है वो 5 है और 1s में 2 और 2s में 2 और 2p में 1 है। एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ की वजह से जो पेक्यूलरिटीज़ आती हैं उनमें नंबर 1 पे आती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। बाकी भी वेरिएशन शो करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा वेरिएशन शो करने की सलाहियत रखता है। प्लस में भी जाएगा, माइनस में भी जाएगा। और सेकंड जो वेरिएशन है, यानी कि ये नॉन मेटालिक करैक्टर इसमें ज़्यादा है। ये माइनस लिखने का मतलब ये है इसमें नॉन मेटालिक करैक्टर ज़्यादा है, नॉन मेटालिक करैक्टर बाकियों की निस्बत। तो नॉन मेटालिक करैक्टर का लफ्ज़ जो है वो याद रखना पड़ेगा। फिर हम माइनस की ऑक्सीडेशन नंबर को जस्टिफाई कर सकते हैं टू एन एक्सटेंट। अब यहाँ पे अगर देखें, तीसरी चीज़ वो इसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल है इसके वैलेंस शेल से, जिसकी वजह से इसकी नेचर ऑफ द बॉन्ड कोवलेंट होती है। फिर ये 5वें नंबर पे कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करने की सलाहियत भी रखता है बाकी की निस्बत ज़्यादा। इसके अलावा
ये मोनोमेरिक हैलाइड्स फॉर्म करने की सलाहियत भी रखता है BX3 नेचर के। जैसे बोरॉन ट्राईफ्लोराइड का नाम लिया जाता है, ये मोनोमर्स हैं, फिर ये किसी और से मिलके पॉलीमर भी बन जाते हैं, जैसे BF4 कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अगली बात यह है कि ये कोवलेंसी ऑफ 4 शो करने की सलाहियत रखते हैं। यहाँ कोवलेंसी ऑफ 4 है, बोरॉन के साथ 4 एटम्स फ्लोरीन के जुड़े हैं, तो इट हैज़ द एबिलिटी to show a covalency of 4 when it comes to formation of complexes and big molecules. बाकियों की कोवलेंसी इससे ज़्यादा है, ये जो है 4 तक की कोवलेंसी शो करने की सलाहियत रखता है। तो ये है इसकी वेरिएशंस। कोवलेंसी 4 होने की एक और वजह भी है, sp2 और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करने की सलाहियत भी है इसमें। इस वजह से इसकी कोवलेंसी या जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 3 भी होता है और बाज़ केसेस में 4 भी होता है। तो ये हमें चीज़ इसकी याद रखनी चाहिए। B4C नेचर का कार्बाइड भी हमें मिलता है, जो कि हमें जो अनयूजुअल है। बाकी एलिमेंट्स इस नेचर का आपको कार्बाइड फॉर्म करने की सलाहियत नहीं रखते, लेकिन बोरॉन देगा। हमें बात इसकी जो पता होनी चाहिए वो ये है कि इट्स कैटाइंस आर नॉट स्टेबल। मेटलॉइड है, स्मॉल साइज़ है, तो अगर ये कैटाइन फॉर्म कर भी देगा तो वो ज़्यादा लॉन्गिटिविटी नहीं शो करेंगे, ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं कर सकते, स्टेबल नहीं है। तो फिर जो इसकी नेचर ऑफ द बॉन्डिंग है वो कोवलेंट होगी। तो आयनिक नेचर कम होगी, क्योंकि कैटाइन अगर फॉर्म कर भी दे तो वो रेडिली फिर न्यूट्रल एलिमेंट या आइटम बन जाएंगे जल्दी से। तो आयोनाइजेशन जो है इसकी वीक है, यानी कि ये जल्दी आयोनाइज नहीं होता, इसलिए कोवलेंट नेचर के मॉलिक्यूल्स शो करता है, फॉर्म करता है।